नमस्कार दोस्तों। देखिए, राज्यसभा की जिन सीटों के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की टोटल 11 सीटें हैं, इनके लिए 9 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है वो अभी तक फ़िलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि एक औपचारिकता मात्र है। और इसमें से 11 सीटों में से 10 सीटें बीजेपी के खाते में जानी तय हैं। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में 9 सीटें बीजेपी आसानी से जीत लेगी। और जिस तरीके से उत्तराखंड की जो एकमात्र सीट खाली हो रही है राजबब्बर साहब की, उस पर कांग्रेस ने सरेंडर किया है, उसे देखते हुए लगता है कि वो सीट भी आसानी से जीत लेगी बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से वहाँ अभी चुनाव को लेकर कोई गतिविधि नहीं है और सुनने में यह आया कि कांग्रेस ने इस चुनाव को ना लड़ने का फैसला किया है और इस तरीके से बिना लड़े ही ये सीट बीजेपी के खाते में उत्तराखंड वाली चली जाएगी जो राजबब्बर साहब की खाली हो रही है। उत्तर प्रदेश की जो सीटें खाली हुई हैं, उन सीटों को लेकर बीजेपी को सिर्फ इतना करना है कि उन्हें उपयुक्त प्रत्याशी तलाशने हैं, किन्हें उन्हें एडजस्ट करना है। और मुझे फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है कि वहाँ पर उनका टारगेट यही रहेगा कि किसी भी तरीके से जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए सेटलमेंट किया जाए, जातीय समीकरण सेट किए जाएं। जैसे कि अभी कुछ महीने पहले जफ़र इस्लाम को 2 साल के लिए राज्यसभा सांसद बीजेपी ने बनवा दिया और वहाँ पर ये मैसेज देने की कोशिश की कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है और अगर राज्यसभा की बात आती है तो वहाँ मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने से बीजेपी पीछे नहीं हटती। ये एक बड़ा मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की। लेकिन फ़िलहाल जो उत्तर प्रदेश की सीटें 9 सीटें जो खाली हो रही हैं दोस्तों, उनकी अगर मैं बात करूं, उन सीटों पर कई लोग तो वो हैं जो अभी भी दावेदार हैं और उनका जाना फिर से तय है। ख़ासतौर से जो केंद्रीय मंत्री लोग हैं, जैसे कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इनका जाना तय है। और 2018 में भी उन्हें उपचुनाव हुआ था तो निर्विरोध चुना गया था और उनका कार्यकाल 25 तारीख को यानी कि 25 नवंबर को ख़त्म होने जा रहा है। इसके अलावा कुछ और जो प्रत्याशी हैं, जैसे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं अरुण सिंह, उनका नाम भी तय माना जा रहा है कि उन्हें भी दोबारा राज्यसभा बीजेपी भेजने जा रही है। और बीजेपी का मानना है कि उन्होंने संगठनात्मक कार्यों को बढ़िया तरीके से निभाया और अभी भी जब टिकट वगैरह जारी होते हैं तो वो अरुण सिंह के सिग्नेचर से ही जारी होते हैं और इसलिए मेरा मानना है कि बीजेपी उन्हें फिर से भेजेगी। एक और दिलचस्प नाम है नीरज शेखर का। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर साहब के बेटे हैं ये और समाजवादी पार्टी छोड़कर 2 साल पहले बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया था। इनका भी कार्यकाल ख़त्म हो रहा है और माना जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व जो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह वगैरह सब लोग चाहते हैं कि नीरज शेखर को पार्टी में बनाए रखा जाए, क्योंकि ये पूर्वी यूपी में जो ओबीसी वोट हैं, उस इलाके में बलिया वगैरह, उस इलाके में जो पिछड़ी जाति के वोट हैं, उनमें स्वर्गीय चंद्रशेखर की काफ़ी पैठ रही थी और बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके से इन्हें अपने साथ बनाए रखा जाए और इन्हें पार्टी से जोड़कर रखा जाए। इसके अलावा अभी पार्टी के जो महासचिव पद से हटाए गए हैं बीजेपी के राम माधव, आरएसएस बैकग्राउंड के हैं और उन्हें माना जा रहा है कि उन्हें भी पार्टी फिर से भेज सकती है राज्यसभा में। और ये भी है कि अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के जाने की जो चर्चाएं हैं उसमें भी अगर शामिल करना है तो उनका राज्यसभा से चुना जाना ज़रूरी है। और अगर उन्हें राज्यसभा से चुना जाएगा तो निश्चित रूप से उनके चांसेस बनेंगे राज्यसभा केंद्र में मंत्री बनने के। हालांकि भाजपा अधिकारी जो है इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, भाजपा के जो नेता हैं, कि राम माधव की स्थिति क्या होगी। इसके अलावा 25 नवंबर को जो सीटें खाली हो रही हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उसमें राज्यसभा सदस्यों में चंद्रपाल सिंह यादव, जावेद अली, रवि प्रकाश वर्मा, राम गोपाल यादव, ये सभी समाजवादी पार्टी के हैं। वीर सिंह और राजा राम ये बहुजन समाज पार्टी के हैं। राजबब्बर और पीएल पूनिया कांग्रेस के हैं। नीरज शेखर, हरदीप सिंह पुरी और अरुण सिंह सभी भाजपा के हैं। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस की, बसपा की और सपा की जो सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में आने जा रही हैं, क्योंकि अब बीजेपी की स्ट्रेंथ बढ़िया है। एक विधायक चुनवाने, एक राज्यसभा सांसद चुनवाने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्हें 37-38 के करीब विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी
और अभी तक समीकरण जो कह रहा है वो ये है कि केवल राम गोपाल यादव की स्थिति ऐसी है कि वो दोबारा चुने जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी उन्हें अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर ही चुकी है। और उनका जो टारगेट है वो ये है कि भाई राम गोपाल यादव तो अखिलेश यादव के सबसे करीबी रहे हैं और जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कब्जाई थी तो सबसे ज़्यादा खुलकर साथ उनका दिया था राम गोपाल यादव ने, और राम गोपाल यादव को इसलिए पार्टी फटाफट प्रत्याशी डिक्लेयर कर चुकी है। इसके अलावा कुछ और दोस्तों दिलचस्प नाम सामने आ रहे हैं और इनमें जो सबसे दिलचस्प नाम मुझे लग रहा है वो है उमा भारती का। उमा भारती के बारे में चर्चाएं हैं, हालांकि उन्होंने कह दिया था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब वो सक्रिय राजनीति में फिर से लौटना चाहती हैं उमा भारती, और इसलिए हो सकता है कि उन्हें फिर से राज्यसभा बीजेपी भेजे। दरअसल क्या है कि लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा नहीं था और उमा भारती पर बाबरी विध्वंस वाला जो मामला चल रहा था उसमें वो बरी हो चुकी हैं। तो उमा भारती का भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और झांसी बुंदेलखंड ये जो पूरा इलाका है इसको उमा भारती लंबे समय से डोमिनेट करती आई है। और 2022 के विधानसभा चुनावों को देखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण मान रही है, उसे देखते हुए ये हो सकता है कि उमा भारती को राज्यसभा में भेजा जाए। इसके अलावा एक पुराने नेता हैं विनय कटियार, इनका नाम बहुत तेज़ी से चल रहा है। विनय कटियार अभी कुछ सालों से बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए हैं, वरना एक समय कल्याण सिंह और अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये वाली जो जनरेशन थी उसके समय में विनय कटियार पार्टी के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे और इनका भी नाम बाबरी विध्वंस मामले में था, उसमें ये भी बरी हुए हैं। हिंदुत्ववादी कट्टर चेहरा है और पार्टी को उठाने में, पार्टी जहां पर आज है उसे उठाने में इनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं रहे हैं और अब माना जा रहा है कि हो सकता है कि विनय कटियार को बीजेपी राज्यसभा में भेज दे। इसके अलावा पिछले दिनों ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का और उत्पीड़न करे जाने का मामला विपक्ष ने ज़ोर शोर से उठाया कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं तो ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। इसके अलावा ब्राह्मण नेताओं की उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वैल्यू नहीं चल रही है, कुछ इस तरह की बातें आई थी। मायावती ने भी सवाल उठाए थे, कांग्रेस ने भी सवाल उठाए थे। तो ऐसे में हो सकता है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम चल जाए, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरे ख्याल में 4 बार मेरठ से विधायक रहे हैं और 2014 का जो चुनाव था उससे पहले तक वो प्रदेश अध्यक्ष थे, 2012-13 तक प्रदेश अध्यक्ष थे। और उनकी खास बात ये थी कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2012 वाला जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी खराब स्थिति होने के बावजूद भी मेरठ और आसपास के इलाकों में अच्छी खासी सीटें हासिल करने में सफल रही थी। तो हो सकता है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी को पार्टी एक बार फिर से चांस दे। और इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि बीजेपी चौंकाती तो सबको रहती है, और भी पिछले दिनों जयप्रकाश निषाद जो है दूसरी पार्टी छोड़कर आए थे और फटाफट उन्हें भेज दिया गया राज्यसभा में, जफ़र इस्लाम को फटाफट भेज दिया गया। तो मुझे लगता है कि बीजेपी आउट ऑफ बॉक्स जाकर कुछ ना कुछ तो कर सकती है और हो सकता है कि विनय कटियार, उमा भारती, डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इन सब लोगों को आजमाया जाए। और ये तो तय माना ही जा रहा है कि अगर बीजेपी इन उत्तर प्रदेश की 10 में से 9 सीटें जीतती है और उत्तराखंड की भी एक सीट जीत लेती है तो उसकी सॉलिड बहुत स्थिति हो जाएगी और उच्च सदन में बहुमत के बहुत करीब बीजेपी आ जाएगी। बहरहाल बीजेपी को सिर्फ करना ये है कि इन 11 सीटें हैं जो, इनमें से एक तो रामगोपाल यादव की तो सपा के पास जानी तय है, बाकी 10 सीटों पर सिर्फ बीजेपी को नाम फाइनल करने हैं कि वो किसे राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। बाकी जीत तो मुझे लग रहा है कि उनकी निश्चित तौर पर होने जा रही है। चुनाव की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 9 नवंबर की तय करी गई है तारीख, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी सीट पर चुनाव होगा। मुझे लगता है कि सभी निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। बीजेपी को सिर्फ मंथन ये करना है कि वो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विनय कटियार या फिर उमा भारती, अरुण सिंह, हरदीप सिंह पुरी, इनमें से किस किस को भेजना चाहती है। वैसे भी उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि बीजेपी यहाँ से दूसरे राज्यों के नेताओं को भी एडजस्ट करती रही है। बहरहाल
जैसे ही इसमें स्थिति क्लियर होगी, कौन लोग प्रत्याशी होंगे ये मुझे पता लगेगा, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा आपके लिए। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.